हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम सबको मालूम है कि इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन बैंक का क्लास कर रहे हैं। इसमें अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक, इसमें ऑब्जेक्टिव का केवल डिटेल अध्ययन किया जा रहा है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2009 से लेकर के 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछा गया है सारे प्रश्नों का हल हम लोग करेंगे। तो आशा करते हैं कि इसके पूर्व जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उसकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। अब आप चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का जो पहला प्रश्न आपके सामने है अब आप पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या मिला हुआ है, प्रश्न क्या मिला हुआ है देख लीजिए। प्रश्न मिला हुआ है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद यानी प्रोडक्ट में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है यह पूछा जा रहा है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसमें स्थितिज ऊर्जा की चर्चा है, गतिज ऊर्जा की चर्चा है, स्थितिज ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा है, गतिज और ऊर्जा स्थिति ऊर्जा दोनों है। तो आपको सेलेक्ट करना है कि यह जो है न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाएगा, गतिज ऊर्जा की, स्थिति ऊर्जा की, सक्रियण ऊर्जा या गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। तो यह जो क्वेश्चन है कोलिजन थ्योरी से कनेक्टेड है। टक्कर सिद्धांत में आप बहुत डिटेल में पढ़े थे। दो ऊर्जा का हमने रेफरेंस किया था, एक देहली ऊर्जा और एक सक्रियण ऊर्जा, याद होगा आप लोग को। तो देहली ऊर्जा के बारे में क्या बताए थे कि इस ऊर्जा के कारण कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट, रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बनाने में कामयाब होता है जिसके पास यह ऊर्जा होती है, देहली ऊर्जा। लेकिन सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, ये दो अणुओं को माने देहली ऊर्जा में ले जाता है। मतलब अगर किसी अणु को सक्रियण ऊर्जा मिल जाता है तो वह प्रोडक्ट बनाने के लिए वो भी कामयाब होने लगेगा। तो यहाँ जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की बात हो रही है, तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा होगा। तो इसमें विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इस प्रश्न में कहता है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। अब किन चीजों पर निर्भर करता है, यानी कोई भी रिएक्टेंट जो है उसका दर जो है वो किस पर निर्भर करता है। विकल्प नंबर ए में देख रहे हैं परमाणु भार है, जिसको एटॉमिक वेट बोलते हैं इंग्लिश में, समतुल्य भार है, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, अणुभार है, मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, और सक्रिय भार है। सक्रिय भार मतलब सक्रिय मात्रा। तो यह जो प्रश्न है, क्योंकि आप लॉ ऑफ मास सेक्शन 11th की क्लास में पढ़े थे, आपको याद होगा द्रव्यमान क्रिया के नियम में क्या लिखाया गया था, किसी प्रतिक्रिया का दर या वेग प्रतिकारक के सक्रिय मात्रा का समानुपाती होता है। तो स्वाभाविक बात है सक्रिय मात्रा कहिए या सक्रिय भार की, इसका अंग्रेजी एक्टिव मास होता है, इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आगे। इसमें क्या कहता है सुनिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, समय के साथ बढ़ती है। ए में कहता है समय के साथ बढ़ती है, बी में कहता है समय के साथ घटती है, और सी में कहता है समय के साथ घट या बढ़ सकती है और समय के साथ स्थिर रहती है। तो आप पढ़े हुए हैं किसी भी प्रतिक्रिया का दर या वेग प्रतिकारक के सांद्रण का समानुपाती होता है। तो स्वाभाविक बात है जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो प्रतिकारक का जो मोल होगा वो घटते जाएगा,
तो मोल घटेगा मतलब अमाउंट घटेगा, तो अमाउंट घटेगा तो क्या होगा, समय के साथ प्रतिक्रिया का दर या वेग घटेगा, यानी सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। यह आपका राइट आंसर है। इसको आप याद रखें, जब भी कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होगी तो उसका दर या वेग समय के साथ घटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है। ये ताप गुणक, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, आप पढ़े होंगे। और इसमें क्या होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस पर किसी प्रतिक्रिया का जो रेट कांस्टेंट होता है, यानी K1 K2 दो रेट कांस्टेंट का जो 10 डिग्री सेल्सियस पर जो रेशियो होता है वो होता है यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट गुणक। तो आमतौर पर देखा गया है कि जितना भी आपको दिया जाएगा, जैसे अगर आपको कोई टेम्परेचर मालूम है T1 मानिए 273 केल्विन है, आप दूसरा टेम्परेचर है 200, इसमें 10 का अगर डिफरेंस करते हैं तो 283 केल्विन है। अब इस पर कोई रेट दिया हुआ है, इस पर रेट दिया हुआ है, T1 पर कोई रेट मालूम है और T2 पर कोई रेट मालूम है। तो T2 पर जो रेट मालूम है, रेट कांस्टेंट, उसको हम T1 से डिवाइड कर देंगे, रेशियो निकलेगा, और वह रेशियो जो होता है वो 2 और 3 के बीच में प्रायः आता है, यानी 2 से 3 गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। इसलिए सही जवाब हो गया ए। आप याद रखिए, ये होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है कई बार। क्वेश्चन नंबर 5, रासायनिक अभिक्रिया, अगला जो प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया 2A + B गिव्स C के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो ये तो रेट एक्सप्रेस करने के लिए रेट एक्सप्रेशन आपको पढ़ाया गया था। आप बारीकी से सबको देखना पड़ेगा इसमें, कि आप देखिए पहले आप इसको देखते हैं ए वाले को। तो ए वाला आपका ये है, ये नेगेटिव साइन है, बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये रिएक्टेंट में है। ए क्या है, रिएक्टेंट है, ये पता ही है, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन होता है, तो नेगेटिव साइन यहाँ लगा हुआ है, साइन थोड़ा मोटा है, कोई बात नहीं। और ये 2 इसका जो है वो नीचे है, ठीक है, ये भी सही है, यानी डी, ये बने ए नंबर विकल्प आपका सही है। चलिए बी नंबर में देखते हैं, बी को देखते हैं तो ठीक है, 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो आप देखिए 1 मोल है, नेगेटिव साइन ठीक है, डी बी, और बटे डी टी, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद हम सी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में प्लस साइन होता है, तो आप देखिए ये भी 1 मोल है, तो आपको ठीक है, 1 ही मोल ही पड़ा है, कंसंट्रेशन है, एकदम सही है। और डी, इनमें से सभी, तो अगर आप देखिए ए भी सही था आपका, बी भी सही है, ए भी सही था, बी भी सही था, सी भी सही था, तो आंसर क्या हो गया, डी, इनमें से सभी, यानी सारे विकल्प सही है, ये इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है किसी अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। वेग स्थिरांक निश्चित रूप से सबको याद ही होगा, ऐसे सारे सभी बातों को बार बार बोला गया था कि वेग स्थिरांक जो है वो ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ताप पर। चलिए ये एस्टेब्लिश प्रश्न है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहता है किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर, पहला विकल्प कहता है परमाणु द्रव्यमान पर, दूसरा कहता है अणु द्रव्यमान पर, तीसरा कहता है समतुल्य द्रव्यमान पर,
चौथा कहता है यानी डी सक्रिय मात्रा पर, यानी सही आंसर क्या हो गया। अभी जस्ट इसके पहले भी एक प्रश्न इसी तरह का आया था जिसमें हमने कहा था कि किसी भी प्रतिक्रिया का दर या वेग प्रतिकारक के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है, उसके सक्रिय मात्रा का समानुपाती होता है। तो चाहे वो सक्रिय मात्रा रहे या सक्रिय भार रहे, ये दर निर्भर करता है इस पर। चलिए, ये आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। इसके बारे में आपको क्लास में डिटेल में करवाए थे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी, सेकेंड ऑर्डर के भी, थर्ड ऑर्डर, जीरो सबका हुआ था। तो अभी आप देखिए, अभी आपको पूछा जा रहा है सेकेंड ऑर्डर का पूछा। इसके लिए हमने बता दिया था कि आप नहीं होता तो पहले रेट लिख लीजिए, डी एक्स बाय डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। और ये आफ्टर टाइम टी आप देखे थे, ए माइनस एक्स किए थे क्लास में। अगर ऑर्डर सेकेंड है तो टू कर देंगे पावर। फिर इसको अगर हम हल करें डी एक्स बाय डी टी, यहाँ के कर देंगे। फिर क्या हो गया, डी टी इंटू के ए माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे, तो बराबर क्या हो गया, डी एक्स। और उसके बाद क्या कर देंगे, के निकालेंगे तो डी एक्स बटे डी टी और ए माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाए। अब इस पर क्या करेंगे, जैसे हम इस पर हम पुट करेंगे, यानी वैल्यू डी एक्स का क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। यहाँ भी देख लीजिए, फिर इसको मान पुट कर लेंगे। डी एक्स के लिए क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। और डी टी के लिए लिखेंगे सेकेंड, यानी टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। और ए माइनस एक्स के लिए भी मोल पर लीटर, लेकिन इसमें स्क्वायर हो जाएगा, तो एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यूनिट क्या हो गया, पर मोल लीटर पर सेकेंड। अब देख लीजिए विकल्प आपका कौन आ रहा है, पर मोल, ये आपका आ रहा है पर मोल लीटर पर सेकेंड, यानी सही आंसर आपका बी होगा। इस तरह से आपको हर प्रत्येक ऑर्डर रिएक्शन का हमने सलूशन करके बताया था। अभी आपको सेकेंड ऑर्डर का आया तो सेकेंड ऑर्डर आप देख लिए। इसी तरह से अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो यहाँ पावर 1 कर देंगे, अगर जीरो ऑर्डर का पूछेगा तो पावर 0 कर देंगे। और इस तरह का जो भी, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप रट के रहते हैं तो रटने के बाद हो सकता है कंफ्यूजन आपको हो जाए, इसलिए बेटर हो यही होगा कि आप इसको निकाल ही लें तो अच्छा रहेगा। चलिए ध्यान से देखिए, फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। इस प्रश्न में क्या कहता है, किसी प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है। चाहे वेग स्थिरांक रहे कि विशिष्ट वेग स्थिरांक रहे, निर्भर किस पर करेगा, ताप पर। किस पर करेगा, ताप पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी भी आया, इसके पूर्व में पढ़ चुके थे। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न, इसमें क्या करा, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। एकदम रेट आपको दे दिया है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तो आपके पास फॉर्मूला है, कंसेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का क्या है कंसेप्ट, तो रेट इक्वेशन में जो पावर होता है उसी को हम लोग जोड़ते हैं। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो पावर है उसको जोड़ते हैं। तो ए कंसंट्रेशन अब देख रहे हैं, इस पर पावर 2 है, तो 2 इस पर पावर 1 है जो छिपा हुआ है, यानी 3 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका बी नंबर आंसर आया, ये 3 इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। अब आ गया, जल में
जल में H2 प्लस Cl2 सूर्य प्रकाश 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। देखिए ये क्लास में भी हम बता दिए थे, कई बार बोले थे कि अगर कोई समीकरण आपको दिया जाता है, समीकरण दिया जाता है तो उसमें क्या करना है, पहले आप उस तीर के चिन्ह पर नजर रखिएगा। यहाँ देखना है कि इस पर कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, यहाँ कुछ लिखा हुआ मिलेगा। अब यहाँ कुछ लिखा हुआ मिलेगा तो क्या हो सकता है, या तो कोई डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट होगा, इस जगह पर तीर के साइन के ऊपर में लिखा हुआ कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, या कोई कंपाउंड होगा जो कैटेलिस्ट के रूप में रहता है। अगर कोई पदार्थ नहीं लिखा है, सनलाइट ही लिख दिया है, तो उसको भी हम लोग कैटेलिस्ट के रूप में ही मान लेंगे। और जिस भी समीकरण में इस तरह का कहीं भी कुछ देखिएगा तो उसको आप जीरो ऑर्डर मानिएगा। क्या मानिएगा? जीरो ऑर्डर। तो अभी आपका विकल्प देख लीजिए, ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 1 है और डी में 0 है, इसलिए सही आंसर आपका डी हो गया। ध्यान रखना होगा, मूल रूप से यहाँ केंद्रित करना, कोई भी इक्वेशन दे नजर रखना है इस तीर के चिन्ह के ऊपर। अगर कुछ लिखा हुआ मिलेगा तो समझ जाइएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और आप जीरो ऑर्डर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 नंबर, इसमें कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होता है? वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, इनमें से सभी। तो आपको तो हाफ लाइफ निकाल करके बताए थे क्लास में, क्या था इक्वेशन? टी हाफ बराबर क्या निकाले थे? 0.693 बटे के, याद होगा। तो इस समीकरण में क्या देख रहे हैं? इस समीकरण में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें रिएक्टेंट जो हम लोग शुरू में जो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन निकाले थे, रिएक्टेंट के प्रारंभिक सांद्रण को ए मोल पर लीटर लिखे थे, वो आप देखिए इसमें कहीं से आया है? नहीं आया है। यानी सांद्रण का कोई रेफरेंस ही नहीं है, कंसंट्रेशन का कोई टर्म ही नहीं आया है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होता है वो प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए सही आंसर आपका डी होगा। ध्यान रखना है, इस एक्सप्रेशन को अगर दिमाग में रखिएगा तो फिर आपको ऐसे प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहता है एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जाता है। एक व्यक्त किया गया है, क्या दिया गया है, एक बार फिर लिख लेते हैं इसको। यहाँ के ए और बी पर पावर 2 है। चलिए ये आपको दिया हुआ है। अब कहता है यदि ए के सांद्रण को स्थिर रखकर, मतलब ए के सांद्रण को स्थिर रखकर, ध्यान देना है, स्थिर रखकर मतलब कोई चेंजिंग नहीं करना है, रखकर अब बी के सांद्रण को तिगुना कर दिया जाता है। मतलब ए के सांद्रण को स्थिर रखना है और बी के सांद्रण को तिगुना करना है। तो आपको तो बार बार बोले हैं कि जब भी यहाँ कोई भी रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट दो गो है या जो भी है, दो गो रहे, तीन गो रहे, जो भी रहे, अगर किसी भी रिएक्टेंट का कोई भी कंसंट्रेशन चेंज होगा तो रेट चेंज हो जाएगा। तो अगर आप देखिए, अगर इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं कि हाँ समीकरण 1 कंसीडर कर लेते हैं जो प्रश्न में दिया गया है, आप जैसे इसका हम क्या करेंगे, इसको इस सांद्रण को चेंज करेंगे, रेट चेंज हो जाएगा। तो इस पहले वाले रेट को हम R1 मान लेते हैं। अब दूसरे रेट के लिए क्या करेंगे, एक के सांद्रण में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है तो छोड़ देंगे और यहाँ क्या करेंगे 3B। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं तो क्या हो गया, के ए, अब यह 3 या 9 हो गया, तो यहीं कर देते हैं 9। R2 बराबर क्या हो गया 9 के ए हो गया और ये फिर बी हो गया। इसमें क्या हो देख रहे हैं, ये R1 जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था वही है ये, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, बी के सांद्रण को आप तिगुना करने जा रहे हैं तो स्वाभाविक बात है रेट चेंज होगा। तो पहले वाले को हमने रेट 1 कर लिया, रेट R1 मान लिया, और सेकेंड आफ्टर द चेंजिंग इन कंसंट्रेशन
रेट हो गया R2। तो ये R2 बराबर हमने ये लिख दिया। अब इसको हमने 3 तिया 9 कर दिया, मतलब इसको हल कर लिया। तो R2 बराबर हो गया 9K A कंसंट्रेशन इंटू B कंसंट्रेशन टू द पावर 2। तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ 2 में आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, 2 में 1 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, जैसे भाग दीजिएगा ये कट जाएगा और कट कुट के ये हो जाएगा R 9 गुना बढ़ेगा। ये क्या कितना गुना हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, R2 बटा R1 बराबर, R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू कितना है 9K A हो गया, B हो गया पावर 2, अब बटा क्या हो गया R1 K हो गया, A हो गया और B हो गया। तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो R2 बराबर क्या हो गया R1 गुना 9, कितना गुना बढ़ रहा है 9 गुना। इसलिए आपका विकल्प देख लीजिए, डी में दिया हुआ है 9 गुना, इसलिए सही आंसर आपका डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर प्रश्न, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx बटे dt ये बराबर है, बराबर ये k H2, यहाँ छूटा हुआ है H2, इसमें मूल क्वेश्चन से कुछ चेंजिंग हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि अगर ये A हुआ, ए ही मान लेते हैं, इसमें कौन हो सकता है, ए ही होगा, इसमें ए होगा। तो ए का पावर 1/2 है और बी का पावर 1/2 है। एक रिएक्टेंट एक ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है, ए पर पावर 1/2 है, बी पर पावर 1/2 है। तो इसके लिए तो अभी अभी हम बताए थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना बहुत आसान होता है। इसमें क्या करते हैं, केवल पावर को जोड़ देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। एक का पावर कितना है 1/2, तो 1/2 को जोड़ दीजिए और फिर इधर इस बी का भी है 1/2, दोनों को जोड़िएगा तो 1 हो गया। तो ये आपका सही आंसर डी है, आपका डी के विकल्प में 1 दिया हुआ है। चलिए, तो ये बहुत आसान प्रश्न है। ध्यान रखना है कि जब भी कोई रेट इक्वेशन दे, आप इसमें कंसंट्रेशन देख लेना है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसका कितना पावर दिया हुआ है, जितना पावर देगा उस पावर को जोड़ देंगे। और ध्यान रखना है जितने भी रिएक्टेंट होंगे रेट इक्वेशन में सबको लेना है, ये नहीं अगर मानो 2 गो है तो दोनों को जोड़ें, 3 गो रहेगा तीनों को जोड़ेंगे, तो जो भी रहेगा ध्यान रखना, तो गलती नहीं। प्रश्न 15 नंबर, अणु NOH की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया को बताता है, ये पूछा जा रहा है। तो इथाइल एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच जब रिएक्शन होगा तो आप देख रहे हैं 2 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दूसरा रिएक्टेंट इथाइल एसीटेट है, और दोनों के रिएक्शन से 2 प्रोडक्ट बनेगा, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनेगा। तो इसमें क्या करना है कि आप देख लीजिए रिएक्टेंट से ही जैसे आप रेट इसका लिखिएगा, आप इसका रेट इक्वेशन लिखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इथाइल एसीटेट, ये हो गया एगो, और दूसरा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों का पावर कितना है 1 छिपा हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए सही आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो यह ध्यान रखना है। प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक है, दिया हुआ है वेग का व्यंजक, और आपको यहाँ मालूम है
इसको फिर यहाँ अलग से लिख देते हैं, ए हो गया, ए हो गया और बी पर पावर एन आया। पूछा जा रहा है वही अभिक्रिया की कोटि जिसका चर्चा इसके पहले भी हुआ। अभिक्रिया की कोटि क्या फॉर्मूला है मालूम है, कंसंट्रेशन के जो पावर होते हैं उसको जोड़ते हैं, तो जोड़ लीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर, तो इस पर पावर क्या होता है, एक छिपा हुआ है, तो 1 + n ये हो गया, यानी n+1। सी विकल्प जो है आपका सही है। सत्रह नंबर प्रश्न, इसमें क्या कहता है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+ एक रिएक्टेंट यहाँ A है और दूसरा यहाँ B है, मान अलग अलग है, कोई बात नहीं, ध्यान रखना है A और B आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट C है, ये प्रोडक्ट है C। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछ रहा है क्या, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये पहले ही कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया आपको सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। इक्वेशन आपको दिया हुआ है, रेट सबका दिया हुआ है, 4 गो रेट मिला हुआ है, 4 गो इसमें देखना है शून्य कोटि कौन है। तो शून्य कोटि में क्या होता है, प्रतिकारक का सांद्रण का पावर शून्य होता है। तो आप देख लीजिए 2 गो रिएक्टेंट है इसमें A और B, तो A पर भी पावर यहाँ शून्य हो गया और B पर भी पावर शून्य है, इसलिए आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका आंसर हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। यह भी एक अच्छा प्रश्न है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए। इसके लिए क्या होता है, एक रफ कर लेते हैं हम लोग। मान लो एक कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनाया, अब इसका प्रोडक्ट बनाया, तो अब इसका रेट अगर लिखेंगे, रेट इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, ए ये लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान रखना है कि आप इसको किस रूप में लिखें, इक्वेशन आपका क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर होगा तो पावर यहाँ 1 करेंगे, तो चूंकि यहाँ जीरो ऑर्डर की बात किस कोटि की अभिक्रिया के लिए करना होगा, तो यह हम पावर इसको जीरो ऑर्डर के लिए करेंगे। तो जीरो ऑर्डर के लिए जैसे करेंगे, यानी अगर ये रिएक्शन हम जीरो ऑर्डर मान लेते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा, K गुना 1, क्योंकि आपको पता ही है x का पावर 0 बराबर क्या होता है 1, यानी R बराबर हो गया K। तो R क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन, R क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और यह तभी संभव होगा जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये संभव है, तो इसलिए सही आंसर आपका हो गया डी, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या कह रहा है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, टी हाफ। ये आप देख लीजिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको याद होगा, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ बराबर क्या होता है, आर नॉट कंसंट्रेशन बटे 2K, ये इसका फार्मूला है टी हाफ का जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अब आपको इस फार्मूला के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इसका कौन सा विकल्प सुटेबल होगा। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि टी हाफ, क्या देख रहे हैं, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नॉट का, आर नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका इस हिसाब से अगर देखें, इस फार्मूला के हिसाब से, तो सही आंसर आपका कौन आ रहा है, ये यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, प्रतिक्रिया का जो अर्ध जीवन काल होता है प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है, ध्यान रखना है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का जो होता है वो रिएक्टेंट का वो हाफ लाइफ के सीधा समानुपाती होता है, ये आप याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहता है कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है। डी तो आपको अभी हम लिखे थे,
इसमें आपको जाना पहचाना ही है ये बी नंबर क्या होता है 0.693/K इसका फॉर्मूले है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको क्लास में भी लिखा हुआ है, आप सीख करके निकाले भी थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे अभी जीरो ऑर्डर के लिए लिखे थे तो क्या होता है टी हाफ बराबर 0.693/K, ये आपको याद होगा और यही विकल्प आपके सामने बी में है। चलिए अब जो प्रश्न है वो आप देखिए किस नंबर में क्या कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया 2O3 गिव्स 3O2। मेन रिएक्शन आपको यहाँ दिया हुआ है ओरिजिनल रिएक्शन, और आगे कहता है कि यह जो रिएक्शन है यह दो पार्ट में हो रहा है, मतलब मैकेनिज्म इसका दिया गया है, एक फास्ट हो रहा है तेजी से हो रहा है फास्ट, और दूसरा स्लो हो रहा है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है जब भी आप इस तरह का कोई प्रश्न दे। वैसे तो अभी तक बिहार बोर्ड में बात एक बार ही पूछा गया और बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आवे तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना होगा कि इसका जो वेग समीकरण है पूछा जो जा रहा है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको मानिएगा पहले। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको स्लो वाला होता है, ये याद रखना है स्लो वाला। तो स्लो का हम लोग रेट इक्वेशन बनाए पहले, आर बराबर क्या लिखें के O3, ये हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो से हम लोग लिख लेंगे, रेट इक्वेशन बना लेंगे स्लो से, इक्वेशन इसको 1 कर लेंगे। अब फास्ट वाला का क्या करेंगे, फास्ट वाला का क्या करेंगे तो फास्ट वाला का केसी निकाल लेंगे। अब केसी कहां से आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉ ऑफ मास सेक्शन आता है, द्रव्यमान क्रिया का नियम, ये 11th में पढ़ाते हैं हम लोग, पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ये सब। अगर नहीं याद है तो याद रखिएगा, द्रव्यमान क्रिया का नियम यह जो आता है द्रव्यमान क्रिया के नियम से आता है केसी। इसको सिंपल तरीका से आप ऐसे समझ लीजिए कि जिसका केसी निकालेंगे जिस इक्वेशन का, उसके प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को ऊपर लिखना है। तो प्रोडक्ट कौन है, ये दोनों है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को ऊपर लिखना है। तो प्रोडक्ट में दो हुआ है, एक O2 है तो O2 लिख लेते हैं, O2 कंसंट्रेशन, फिर O है ये भी लिख लिया, सिर्फ O है, और नीचे रिएक्टेंट का लिखना होगा O3। अब इसमें क्या करेंगे, यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, Kc गुना O3 कंसंट्रेशन बराबर O2 कंसंट्रेशन O कंसंट्रेशन। O कंसंट्रेशन का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, O कंसंट्रेशन का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Kc O3 बटे हो गया O2 कंसंट्रेशन। अब इस O कंसंट्रेशन का वैल्यू जो है हम इक्वेशन 2 इसको कर लेंगे समीकरण 1 और 2 से। एक और 2 से क्या होगा, इसमें R बराबर क्या लिखेंगे के, ठीक है, O की जगह क्या लिखेंगे, ये सारे टर्म लिखेंगे, Kc भी लिखेंगे, O3 भी लिखेंगे, O3 कंसंट्रेशन, और यहाँ O3 है ही ऊपर में, ये भी लिख लेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे O2 कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो गया फिर, अब देखिए एक एक ये जो है रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी दो कांस्टेंट है। तो दो कांस्टेंट को एक कॉमन
ले लेंगे, K1 कर लेते हैं, और ये O3 कंसंट्रेशन मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, और नीचे रह गया O2 कंसंट्रेशन। अब जैसे इसको कर लिया, O3 रहे, कंसंट्रेशन पावर 2। अब इसको ऊपर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, O2 पर पावर -1। ये आप देख लीजिए किस विकल्प में दिया हुआ है, तो यह बी नंबर के विकल्प में दिया हुआ है, इसलिए सही आंसर आपका बी हो गया। तो इसमें ध्यान रखना है कि फास्ट स्लोप से स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उससे हम रेट इक्वेशन बना लेंगे, और फास्ट जो दिया रहेगा उससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे, और फिर दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन कर आप इस तरह से मान पुट करके आप इसको हल कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कुछ समीकरण दिया गया है और आपको पूछा जा रहा है कि कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो आप सब इक्वेशन को देख लेते हैं। यह जो इक्वेशन है ये आपको पढ़ा ही होगा, इथाइल एसीटेट है, पहचानते होंगे। ये जल से रिएक्शन हुआ, एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल बन रहा है। यह जो रिएक्शन है ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर। चलिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। यह जो रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर है। दो रिएक्टेंट इथाइल एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन किया, और सोडियम एसीटेट और इथाइल अल्कोहल बना रहा है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और यह जो इक्वेशन है यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और यह जो है ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो पूछ क्या रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन नहीं है, तो बिल्कुल आपका विकल्प बी सही है, क्योंकि यह जो रिएक्शन है विकल्प बी वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बाकी तीनों फर्स्ट ऑर्डर है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि dx बाय dt के, ये आपको दिया हुआ है, dx बाय dt क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पावर n दिया हुआ है। अब इसको क्या लिखते हैं हम लोग, r लिखते हैं। अब इसमें कहता है कि जब pH 2 से, ध्यान रखना है, pH 2 से, तो जब pH 2 रहेगा तो क्या होगा, यहाँ 10⁻⁻² हो जाएगा। यानी इसको अगर हल कर ले तो K/100 हो गया, K/100 हो गया। जब pH 2 रहेगा, जब pH 2 रहा तो ये इक्वेशन मिल गया, और इसको हमने हल किया तो क्या हो गया, R = K/100 हो गया। फिर कहता है कि जब pH 1 कर दे तो रेट बढ़ जाता है, 100 गुना हो जाता है। ध्यान रखना है, 2 से 1 करने पर, 2 करने पर ये रहा। अब ये जब रेट 100 गुना हो जाएगा यानी 100 R हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये के 10⁻⁻1 हो जाएगा, क्योंकि कब, जब pH = 1 हो जाएगा। तो pH = 1 हो गया। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो गया, 100 R बराबर हो गया K/10 हो गया। अब क्या हो गया, यह देख रहे हैं 100 टाइम्स बढ़ गया। अब भागा देना है, अगर इक्वेशन मान लेते हैं इसको 2 नंबर, इसको 1 नंबर, तो 2 में 1 से भाग देने पर, 1 से भाग देने पर क्या आ जाएगा, तो 100 R यानी 100 R/R हो गया।
आर हो गया, और K/10, फिर उधर हो गया K/100। तो इसमें क्या हो गया, आर, इसको स्टेप और ले लेते हैं, 100R/, हो गया आर, K/, हो गया 10 गुना 100/K, के कट गया, 10 10 100, ये भी कटा, आर भी कट गया। अब क्या बचा, ये 10 का 10⁻² हो गया, यहाँ 10⁻, हम n कर देंगे, तो n बराबर हो गया 2, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। ये बी में दिया हुआ है, ये आपका सही आंसर हुआ, बी नंबर। तो इस तरह का प्रश्न जब भी मिले तो बड़ा ध्यान से बनाइएगा, और ध्यान रखना है कि रेट आप जितना गुना यहाँ बढ़ेगा उतना टाइम्स यहाँ बढ़ा दीजिएगा, तब आपको हो जाएगा। यह जो फॉर्मूला है ये आपको 11th से आया हुआ है। 11th में आप केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर था, इसमें एक फार्मूला था H+ कंसंट्रेशन बराबर 10⁻⁻⁻ pH। तो इस फार्मूला का उपयोग आप करिएगा, तो ये इस तरह का प्रश्न आसानी से बन जाएगा। इस तरह से सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हो चुका है, और आशा करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।